नमस्कार। हिंदी के महत्व को उद्घाटित करते हुए हम आज चर्चा करेंगे 14 सितंबर के अवसर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले हिंदी उत्सवों के संदर्भ में। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी अनेक देशों में इसका आयोजन होता है, इसका उत्सव होता है और इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा, केंद्र सरकार की, संघ की राजभाषा है। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त देशवासियों को संपर्क के माध्यम से जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी है। हिंदी प्रयोजन को सिद्ध करने वाली प्रयोजन परक भाषा भी है और सांस्कृतिक आत्मा को प्रतिबिंबित करने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के हिंदी के प्रवर्तक, कवि, रचनाकार और भाषा के पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने भाषा संबंधी लगभग 400 दोहे इस चिंतन के आधार पर प्रस्तुत किए, सृजित किए, जिसमें उनका यह दोहा बहुत प्रचलित है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो निश्चित रूप से अपनी अपनी भाषाओं का मान सम्मान करना, उनके प्रयोग अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना और अपनी भाषाओं पर गर्व करना, यह अत्यंत आवश्यक है। हम हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह, जब पूरे सितंबर के महीने में इस प्रकार के आयोजन सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर, शैक्षिक संस्थानों के स्तर पर, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर इस तरह के आयोजन जब करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रयोजन स्वभाषा के प्रति, निज भाषा के प्रति गौरव की अनुभूति का स्मरण करना भी है। सितंबर का महीना इस दृष्टि से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का महीना भी है, क्योंकि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षक का महत्वपूर्ण उपकरण भाषा ही होता है। वह किसी भी विषय, किसी भी अनुशासन की शिक्षा हमें देता हो, उसका सशक्त साधन भाषा है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही विषय और अनुशासन की संप्रेषणीयता यह सार्थक होती है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएं तो भी भाषा के गौरव को हम रेखांकित करते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएं या पूरे महीने सितंबर में हिंदी माह या पखवाड़ा और सप्ताह मनाएं तो भी हिंदी भाषा के गौरव का एक प्रकार से स्मरण का अवसर होता है और संकल्पबद्धता का यह अवसर होता है कि हम अपने दिन प्रतिदिन के समस्त कार्यों का निष्पादन करते हुए हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग से जुड़ेंगे, हिंदी में बात करेंगे, हिंदी की बात के साथ साथ हिंदी में बात करते हुए हिंदी को हम वैश्विक धरातल पर पहुंचने में सफलता दिलवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी प्रकार 30 सितंबर भी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिवस है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कुल मिलाकर अनुवाद में भी हिंदी की या भारतीय भाषाओं की भूमिका
महत्वपूर्ण होती है जब हम अनुवाद करते हैं किसी भारतीय भाषा से परस्पर भारतीय भाषा में या विदेशी भाषा में या विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में, तो भी हम भाषा के उन्नयन की परिकल्पना करके, भाषा के विकास की परिकल्पना करके इस प्रकार के समारोह या उत्सव मनाते हैं। हमें स्वतंत्र हुए लगभग 77 वर्ष हो गए। हम जानते हैं कि हिंदी के पास एक सुदीर्घ इतिहास तो है। 1100 वर्ष हिंदी के पास काव्य सृजन के, साहित्य सृजन के विद्यमान है। 18 बोलियां हिंदी की साहित्यिक सृजन को समर्पित हैं। एक से एक महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय रचनाकार हिंदी ने हमें दिए हैं। अवधी या ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी या अन्य बोलियों पर जब हम विचार करते हैं तो बहुत बड़े रचनाकार हमें हिंदी के माध्यम से प्राप्त हुए, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। किंतु इन 1100 वर्षों के इतिहास में 1000 वर्ष कविता के सृजन के रहे और आधुनिक भारत का जब निर्माण प्रारंभ हुआ या आधुनिकता का जब आगमन हमें दिखाई दिया, तो हमने भाषाई दृष्टि से भी एक ऐसी भाषा को आत्मसात किया, प्रोत्साहित किया, जिसके द्वारा हम वैश्विक ज्ञान को अपनी भाषाओं में और अपनी भाषाओं की मेधा और प्रतिभा को वैश्विक भाषाओं में पहुंचाने का काम करें। तो हमने मौलिक सृजन की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी को एक सशक्त भाषा के रूप में अपनाया और खड़ी बोली एक आंदोलन बनकर आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि काव्य के इतिहास में भी और गद्य के विकास में भी, हम क्योंकि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, भारतेंदु युग में बहुत सी गद्य विधाओं का आगमन हुआ, नाटक लिखे भी गए, अनुवाद भी किए गए। इसी तरह निबंध, पत्र पत्रिकाएं यानी पत्रकारिता, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, जीवनी, आलोचना, यात्रा वृत्तांत आदि बहुत सी ऐसी विधाएं गद्य की जुड़ती चली गईं। इसका अर्थ हुआ कि हिंदी ने, अगर खड़ी बोली हिंदी के रूप में हम स्मरण करें, तो चलना यहीं से प्रारंभ किया। बेशक उसका बीज वपन अमीर खुसरो की कविता में हमें मिलता है, लेकिन अनेक कारणों से उसका उस रूप में अखिल भारतीय स्तर पर प्रयोग, अनुप्रयोग और विस्तार नहीं हो पाया। वह दक्षिणी हिंदी तक जाकर सीमित हो गई। लेकिन आधुनिक काल में आते आते भारतेंदु युग में भारतेंदु स्वयं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में द्विवेदी जी ने इस नेतृत्व को संभाला। भारतेंदु लगभग 35 वर्ष की आयु ही पा सके, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के लिए गद्य विधाओं और कविताओं के माध्यम से अपना अद्भुत विलक्षण योगदान किया। इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली के आंदोलन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया और सभी लेखकों को, चिंतकों को, दार्शनिकों को, विचारकों को, पत्रकारों को खड़ी बोली में लिखने की प्रेरणा दी, उनका मनोबल बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित किया, जिससे हम विश्व ज्ञान को आत्मसात कर सकें, विश्व के साथ हम उसकी अद्यतन अधुनातन उपलब्धियों में अपनी भागीदारी निभा सकें। इसलिए उन्होंने इस तरह की भाषा को आगे बढ़ाया। किंतु खड़ी बोली हिंदी साहित्य सृजन के माध्यम से तो आगे बढ़ी, जिसमें प्रेमचंद की भूमिका उल्लेखनीय है। महाकवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला, अज्ञेय या उसके बाद के अनेक रचनाकार जो इसमें सृजन के माध्यम से अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहे। किंतु आजादी के समय जब हम स्वतंत्र हुए सन 1947 में, तो हमारे सामने एक बड़ा संकट यह आया कि हमारे पास
अपनी कोई एक भारतीय भाषा ऐसी उपलब्ध नहीं थी जिसे राजकाज की भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके। भाषाई स्तर पर हम पर या तो फारसी ने राज किया, क्योंकि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक काबिज थे और कार्यालयी या ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा फारसी को बना दिया गया था। तदुपरांत अंग्रेज हम पर काबिज हुए और अंग्रेजी शासन ने मुगल बादशाहत उर्दू अरबी मिश्रित फारसी में जो शासन कर रही थी, अब अंग्रेजों ने काबिज होते ही उसे अंग्रेजी भाषा में अंतरित कर दिया, यानी समस्त कार्यों का निष्पादन अब फारसी के स्थान पर अंग्रेजी में होगा, ऐसे आदेश जारी किए गए। इस तरह बहुभाषा भाषी भारत में 15 अगस्त 1947 से इस चिंता को हमने स्पष्ट देखा, आज़ादी के एक ही दिन बाद, कि राजकाज की भाषा किसे बनाया जाए। उपबोलियों, बोलियों, उपभाषाओं, अनेक भाषाओं की कमी इस देश में नहीं थी। सभी भारतीय भाषाओं का अपना अपना सुदीर्घ और सशक्त इतिहास भी रहा। मौखिक और लिखित साहित्य की एक विलक्षण परंपरा भी सभी भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों के पास रही। साहित्य की भाषा प्रशासन शासन की भाषा नहीं होती, यह हम सभी जानते हैं। हर अनुशासन की भाषा का अपना एक तेवर, अपना एक मुहावरा, अपनी एक शैली होती है। आम आदमी की भाषा या बोलचाल की भाषा विज्ञान या तकनीक की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के अनुशासनों की भाषा में अनेक प्रकार के अवधारणात्मक शब्द होते हैं जो कि कृत्रिम होते हैं, जिन्हें बनाया जाता है और उसमें बहुत सी अवधारणाओं को बैठाया या प्रतिष्ठित किया जाता है। विश्व इस बात का साक्षी है कि अनुप्रयोग की भाषा तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा साहित्यिक या बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है, उसका प्रतिरूप नहीं होती। इसलिए अनुप्रयोग की भाषा अवधारणात्मक यानी कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी, अवधारणात्मक शब्दों पर, पारिभाषिक शब्दों पर निर्भर करती है। ये शब्द एकार्थी, एक रूपी होते हैं, इनका कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। इन शब्दों में स्रोत शब्द की अवधारणा को विधिवत उपस्थित किया जाता है। इन शब्दों के निर्माण के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। ये शब्द अधिकांशतः कृत्रिम होते हैं या बनाए और गढ़े जाते हैं, इसलिए ये कठिन प्रतीत होते हैं, कठिन होते नहीं हैं। कठिन तो वह होता है जिससे हम अवगत नहीं है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, या जो भाषा हमें आती नहीं है, जिससे हम भिज्ञ नहीं है। और सरल वह होता है जो हमें आता है या जिससे हम परिचित हैं और जिसका हम दिन प्रतिदिन प्रयोग अनुप्रयोग करते हैं। अतः हिंदी की शब्दावली कठिन या दुरूह है, यह या तो भ्रम है या दुराग्रह है। कुछ तथाकथित विद्वान मंचों से ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि हिंदी की शब्दावली बोलचाल की होनी चाहिए। वे नहीं जानते कि तू, तुम और आप में क्या अंतर है। वे नहीं जानते कि वैचारिक और अनौपचारिक यानी दो रूप भाषा का, औपचारिक और अनौपचारिक, इन दो रूपों को देखें। विचार की भाषा और साहित्य संवेदना की भाषा, इन दोनों में अंतर होता है। वे यह भी नहीं जानते कि जिस किसी भी भाषा में मित्र को, माता पिता को या भाई बहन को पत्र लिखा जाता है, वह एक तरह से अनौपचारिक पत्र होता है और वो परस्पर संबंधों को दर्शाता है। जबकि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई पत्र लिखा जाए या उन्हें पत्र लिखा जाए तो वह नितांत औपचारिक भाषा में होता है। वास्तव में हर अनुशासन की अपनी एक भाषिक अस्मिता, अपनी एक भाषिक मर्यादा और अपनी एक भाषिक संरचना भी होती है। उन्हें आपस में विनिमय से तोड़ा या बदला नहीं जा सकता। सब्जी बेचने वाले की भाषा, रिक्शा चलाने वाले की भाषा, रद्दी बेचने खरीदने वाले की भाषा, प्रेमी प्रेमिका की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, गणित की भाषा, और इसी प्रकार से अद्यतन अधुनातन जो मीडिया के अनेक रूप हैं, उन सब की भाषा पर, विज्ञापनों की भाषा, मनोरंजन की भाषा, सिनेमा की भाषा, उन सब को हम देखें। अनुप्रयोग की भाषा, विभिन्न अनुशासनों की भाषा कभी भी एक सी नहीं होती
और न हो सकती है। यदि हम ऐसी कल्पना करते हैं तो संभवतः वह मिथ्या है, वह भ्रामक है, वह समुचित नहीं है। यही संकट भारतीय स्वतंत्रता के समय था कि साहित्य या कविता की भाषा में देश चल नहीं सकता, इसलिए हमें उसी समय हिंदी की अनिवार्यता क्यों नहीं की, ऐसा भी एक प्रश्न बार बार उठकर आया। लेकिन उसका कारण संभवतः राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देना था, जो उचित भी था। यही कारण है कि सन 1947 से 1948 तक हम केंद्र सरकार की राजभाषा तय नहीं कर सके। विमर्श, चर्चा, परिचर्चा के पश्चात हमारे चिंतकों, विचारकों ने, भविष्य द्रष्टाओं ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की या संघ की राजभाषा घोषित किया। किंतु मजबूरन अंग्रेजी की बैसाखियां भी पकड़नी पड़ी, क्योंकि एक धारणा यह भी उद्घाटित हुई कि हिंदी में जब तक हम आत्मनिर्भर ना हो जाएं, सक्षम ना हो जाएं, कार्य साधक ज्ञान अर्जित ना कर लें, तब तक हम काम कैसे करेंगे। तो एक व्यवस्था यह भी की गई कि अंग्रेजी को हम सह राजभाषा के रूप में अपना लें और कार्य रुकना नहीं चाहिए, विकास आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हिंदी के पास जब तक अपनी अवधारणात्मक शब्दावली ना आ जाए, प्रशासन हेतु काम करने वाली भाषा निर्मित ना हो जाए, पत्र, प्रारूप, टिप्पण या अन्य तमाम तरह की अपेक्षाएं पूरी ना हो जाएं, हिंदी अनुप्रयोग का अनुभव और ज्ञान जब तक प्राप्त ना हो जाए, हम उसे अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी के साथ साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। हम जानते हैं कि उपन्यास, कहानी की भाषा में शासन प्रशासन नहीं किया जा सकता। परिणामतः अंग्रेजी सह राजभाषा बन बैठी। इस दृष्टि से यदि कहें कि आज शासन प्रशासन पर अंग्रेजी का बड़ा उपकार भी है, तो संभवतः यह भी गलत ना होगा, क्योंकि हमने अंग्रेजी शब्दावली की तर्ज पर हिंदी के अवधारणात्मक शब्द बनाए, उसकी शब्दावली को गढ़ा। परिणामतः हमारे पास आज अच्छी खासी अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली उपलब्ध है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने सन 1961 से इस दिशा में अत्यंत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अवदान किया है। लगभग 9 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी में भिन्न भिन्न अनुशासनों के बना दिए गए हैं। आज आवश्यकता उन शब्दों के, उस शब्दावली के प्रयोग की है। यदि हम शिक्षा में, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च स्तरीय शिक्षा में, तकनीकी, वैज्ञानिक शिक्षा में या तमाम तरह के अन्य क्षेत्रों में प्रयोग अनुप्रयोग में हम हिंदी की उस शब्दावली को प्रयोग में लाएंगे, उसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, तो ये वास्तव में शब्दावली आयोग के इस अवदान के प्रति कृतज्ञता भी होगी। आज यदि हम हिंदी अनुप्रयोग को लेकर चलें तो उसका मूल कारण है कि लगभग 70 साल की या 72 साल की आज़ादी के बाद या 77 साल की आज़ादी के बाद हमें यह ज्ञात हो रहा है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, भाषाविदों की भी कोई कमी नहीं है। समस्या केवल यह है कि भिन्न भिन्न अनुशासनों के स्थापित विद्वान अपनी अपनी पटरी पर अंग्रेजी के माध्यम से आगे बढ़ते रहे और भारतीय भाषाओं के विद्वान या हिंदी के विद्वान अपनी अपनी पटरी पर हिंदी के माध्यम से सृजन का कार्य करते रहे। किंतु दोनों के बीच, यानी विषयविद और भाषाविदों के बीच में एक अंतराल बना रहा। भाषा के विकास विस्तार का काम होता तो रहा, किंतु अलग अलग दिशाओं में। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि विषयों के प्रकांड विद्वान थे या भौतिक, रसायन और गणित के विद्वान थे, वो इन विषयों पर काम करते रहे। जो हिंदी या भारतीय भाषाओं के आधिकारिक विद्वान और व्यक्ति थे, वे भाषाओं की दिशा में काम करते रहे। साहित्य सृजन हुआ, सृजनात्मक साहित्य, आलोचनात्मक साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, इन सब की निरंतर एक सशक्त परंपरा हमें उपलब्ध होती रही। किंतु रेल की समानांतर पटरियों की तरह समान दूरी बनी रही। विषयविद और भाषाविद ये दूरी बनाकर चलते रहे, काम करते रहे। दोनों के बीच
कोई सेतु नहीं बन पाया। अनुशासन हिंदी में या भारतीय भाषाओं में नहीं आ सके, हिंदी या भारतीय भाषाओं के विद्वान इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सके। कारण यही था कि पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध नहीं थी, अनुवाद हो नहीं पा रहे थे, मौलिक लेखन इस दिशा में उपेक्षित था। उसी का परिणाम आज हमारे सामने है भी। इसीलिए हम जब हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सप्ताह के आयोजन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर्व के रूप में, इसे उत्सव के रूप में मनाने की बात करते हैं, तो मूलतः यह भारतवासियों को या समस्त हिंदी प्रयोक्ताओं को स्मरण कराने का एक उपक्रम भी है, एक पुण्य कर्म भी है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी अस्मिता की भाषा, राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा हिंदी है, जो हमें विश्व मंच पर आज भी हमारा प्रतिनिधित्व करके प्रस्तुत नहीं कर पा रही। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हिंदी को अपनाएं, हिंदी की बात से ज़्यादा हिंदी में बात करें, हिंदी में काम करें। हिंदी समाज की लंबी उदासीनता और अकर्मण्यता का दुष्परिणाम यह हुआ कि हिंदी के प्रति रुचि, रुझान रखने वाले तो हिंदी से विमुख होते चले गए और हिंदी सेवा और सृजन में जुटे हुए जो लोग थे, उनके भीतर एक हीनता का बोध घर करता चला गया। अंग्रेजी दा मानसिकता ने या अंग्रेजी के प्रयोक्ताओं ने अंग्रेजी को श्रेष्ठ भाषा के रूप में प्रतिपादित किया, हिंदी और भारतीय भाषाओं को उसकी तुलना में कमजोर या कम महत्व की भाषा बना दिया। प्रगति के अवसर और आयाम खुलते हुए न देखकर हिंदी के प्रबल पक्षधरों ने भी अपने बच्चों को पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजियत का शिकार बनाने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसका ही दुष्परिणाम हुआ कि समाज में एक नकारात्मक उदासीनता हिंदी के प्रति, हिंदी प्रयोक्ताओं के प्रति पैदा हुई। कहीं कहीं हास्यास्पद परिवेश भी बनाया गया। प्रतियोगी समाज में अब धीरे धीरे इसी कारण हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़े आदि के आयोजनों से देश के प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े बड़े राजनेताओं के हिंदी प्रयोग से, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में दिए गए वक्तव्यों और भाषणों से, हिंदी में बनने वाले सिनेमा और विज्ञापनों से, मनोरंजन के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, प्रतियोगी समाज की दुनिया में धीरे धीरे हिंदी के प्रति जो सौतेला व्यवहार था वह अब दूर होने लगा। अब बदलते हुए परिदृश्य में हम देख सकते हैं कि हिंदी के प्रति एक समादृत भाव पैदा हुआ। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगमन हुआ, उसने भी भारतीय भाषाओं को, मातृभाषाओं को, हिंदी भाषा को, अनुवाद को बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने का आह्वान भी किया है। इस तरह हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी सृजन, इन सब को रोजगार उन्मुख बनाने का संकल्प भी अब लिया गया है। यानी रोजी रोटी की समस्या का निदान भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो, इसके लिए भी तमाम तरह के प्रयोग अनुप्रयोग मूलक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। शिक्षा समाज के इस नवीन दृष्टिकोण ने शिक्षण और साहित्य का माध्यम मात्र बनी रहने वाली हिंदी भाषा के भाषिक अध्ययन विवेचन के साथ साथ उसके प्रयोग और व्यवहार मूलक द्वार भी अब खोल दिए हैं। भाषा के कामकाजी रूपों पर, उसके व्यावहारिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक आयामों पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, व्यावसायिक संस्थानों में या केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अब बहुत महत्व दिया जाने लगा है। समस्त कार्यों के निष्पादन को हिंदी में किए जाने और निपटाने पर अब बल दिया जाने लगा है। परिणामतः हिंदी राजकाज के समस्त कार्यों के निपटान का माध्यम अब बन रही है। कार्यालयी हिंदी के कई रूप, कई प्रकार उभर कर हमारे सामने आने लगे हैं। जन जन में संपर्क स्थापित करने वाली, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, इसी आधार पर राजभाषा हिंदी बन पाई थी। संसद में, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, अनुदान प्राप्त, गैर सरकारी कार्यालयों में, बैंक, रेलवे, बीमा,
तमाम तरह की कंपनियां, विधि, चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान, पत्रकारिता, मनोरंजन, सिनेमा, विज्ञापन, दूरसंचार, मास मीडिया, सभी में हिंदी के प्रयोग को अब हम निरंतर गति प्राप्त करते हुए, प्रगति प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए विश्व मंच पर अब हिंदी धीरे धीरे अपने पंख फैला रही है और यह सरकारी गैर सरकारी स्तर पर स्वेच्छा से किए गए प्रयत्नों के स्तर पर यह विकास एक सुखद अनुभूति का कारण बन रहा है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।